चलिए, तो जहां तक हुआ था वहां से आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एनर्जी लॉस का हमने कंसेप्ट पढ़ा। ठीक है, तो लिखेंगे, एक क्वेश्चन लिखा जाए बालक, लिखा जाए 2 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु, क्वेश्चन लिखेंगे बालक, 2 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु, 2 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु विराम अवस्था में स्थित है, वस्तु विराम अवस्था में स्थित है, विराम अवस्था में स्थित है, एक दूसरे वस्तु से टकराती है, विराम अवस्था में स्थित है, एक दूसरे वस्तु से टकराती है, एक दूसरे वस्तु से टकराती है, यदि टक्कर के बाद, यदि टक्कर के बाद दोनों वस्तुएं, यदि टक्कर के बाद दोनों वस्तुएं, यदि टक्कर के बाद दोनों वस्तुएं पहली वस्तु की दिशा में, दोनों वस्तुएं पहली वस्तु की दिशा में, पहली वस्तु की दिशा में पहली वस्तु के 1/4 चाल से, पहली वस्तु के 1/4 चाल से, 1/4 चाल से गतिशील हो तो दूसरे वस्तु का द्रव्यमान, गतिशील हो तो दूसरे वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करे, दूसरे वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करे। इस तरीके का एक क्वेश्चन बना था, याद है? ठीक है, तो यहां पर ध्यान देंगे, यहां पर उभयनिष्ठ वेग वाला हम लोग समीकरण यूज करेंगे। समझिए, डायग्राम के साथ समझते हैं इसको। तो ध्यान देंगे, क्वेश्चन ये है कि 2 पिंड है, एक का द्रव्यमान आपने बता रखा है कितना, 2 केजी, और ये दूसरा वाला हमको नहीं मालूम है। क्लियर? और टक्कर के बाद हमने क्या देखा कि दोनों पिंड जो है, दोनों पिंड M1 M2, अब कह रहे हैं कि पहले के, बात नहीं, पहले के प्रारंभिक चाल का 1/4 चाल से चल रहा है। तो आप बोलेंगे कि सर पहला का प्रारंभिक वेग u ले लीजिए और दूसरा का प्रारंभिक वेग 0, क्योंकि लिखे हैं कि विराम अवस्था में स्थित है, किसी दूसरे पिंड से टकराता है। तो ये विराम में है और ये u1 = u चाल से गतिशील है। तो टक्कर के बाद आपने बोला ये जो वेग होगा, ध्यान देंगे, टक्कर के बाद ये जो वेग होगा, क्योंकि दोनों वेग एक ही, दोनों जो है एक साथ सट कर आगे की ओर गतिशील है, एक समान वेग से एक ही दिशा में गतिशील है, तो वेग को उभयनिष्ठ वेग बोलेंगे बालक। और ये उभयनिष्ठ वेग, ये उभयनिष्ठ वेग कितना होगा, तो कहिएगा पहले पिंड के प्रारंभिक चाल का 1/4 चाल से। तो पहले पिंड का प्रारंभिक चाल क्या है, u, और इसका 1/4, तो देखिए 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो आप बोलेंगे सर ये v क्या है, मतलब दोनों का जो वेग होगा यहाँ पर उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब दोनों इसी वेग से आगे की ओर गतिशील होगा। ये तो अभी पढ़े हम लोग। अब हमसे पूछा कि M2 निकालिए, तो यहाँ पे सूत्र यूज करेंगे। सूत्र से कोई चेंज करने वाला डाटा तो नहीं हमारे पास, सारा तो आपका केजी में है, वो u दिया हुआ है, हमको निकालना है M2। तो उभयनिष्ठ वेग के लिए फॉर्मूला क्या था, v = m1 u1 m2 u2 अपॉन m1 + m2। चलिए, ये उभयनिष्ठ वेग कितना है, u × 1/4, क्या इसको u/4 लिख सकते हैं। चलिए, m1 कितना है 2 kg, u1 कितना है u, m2 निकालना है और ये 0, तो 0 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 2 + m2।
अब ये बताइए, यहां पर बचा u/4 और ये 2u/2 प्लस m2। देख लीजिए, कैंसिल कर लेंगे जी, यहाँ u से u कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एक बचेगा, तो ये हो गया 1/4 और ये 2/2 प्लस m2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने आता है, तिरछा तिरछी गुना। आप इसको 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 प्लस m2 और ये 4 इसमें मल्टीप्लाई होगा, 4 2 जा 8। अब m2 निकालना है, तो ये 2 इधर आके घट जाएगा, सब्ट्रैक्शन होगा, तो 8 में से 2 घटा दीजिए, कितना 5 होगा कि 6 होगा जी? सर इतना देर तक पढ़ाइएगा तो दिमाग तो बाउंस कर ही जाए। तो ध्यान देंगे, आप जो टक्कर कर रहे हैं, ये जो टक्कर कर रहा है m1 द्रव्यमान का, ये m2 से टक्कर कर रहा है, तो इसका कितना द्रव्यमान होगा कि आपका वेग प्रारंभिक का 1/4 हो जाएगा। तो कहिएगा कि सर अगर नहीं भी बनाते, विकल्प भी हमको दे देता, तो खुद आप सोचिए कि आपका द्रव्यमान, ध्यान देंगे, आपका द्रव्यमान 2 kg है और टक्कर के बाद आपका वेग 1/4 हो गया, मतलब चौथाई कम हो गया जी। तो कम होने का मतलब ही है कि आप जिसके साथ टक्कर किए हैं उसका द्रव्यमान आपसे क्या है, ज्यादा। अगर मान ली कि हल्का रहता, 1 kg का रहता, तो मारने पर टक्कर ज्यादा ना हो जाता जी, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर कमी ये बता रहा है, वो भी 4 गुना कम हो गया। कमी यही बता रहा है कि इसका द्रव्यमान इससे ज्यादा होगा। अब कितना ज्यादा होगा ये तो निकालने के बाद ही मालूम चलेगा। तो बना लीजिए। हो गया बालक? अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। इस तरीके के जहां भी क्वेश्चन दिखाई दे तो वहां पर उभयनिष्ठ वेग वाला फॉर्मूला आपको यूज करना होगा। हो गया बालक? चलिए, अब एक और है बालक, द्विविमीय पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर भी होता है। ठीक है, द्विविमीय पूर्णतः है प्रत्यास्थ टक्कर भी होता है। तो द्विविमीय का मतलब क्या हुआ कि टकराने के बाद 2 अलग अलग दिशाओं में गतिशील हो जाएंगे। ठीक है, 2 अलग अलग दिशाओं में गतिशील हो जाएंगे, लेकिन उसका कुछ शर्त होता है, विशेष परिस्थिति होता है। ठीक है, उस केस में हम लोग निकालने का तरीका भी देख सकते हैं, लेकिन उसमें शर्त यह है कि जिस अलग अलग कोण से विस्थापित होगा, पहले डायग्राम ही देख लीजिए। तो मानिए कि ये A है और ये B है, टक्कर हुआ। जब इसके साथ टक्कर किया तो एक इधर चला गया और एक इधर आ गया, इसका नाम भी दे देंगे A और B। तो कहिएगा कि B सर ऊपर चला गया और A
नीचे आ गया। तो यहाँ तो कोण बन गया, अल्फा बीटा का कोण ले सकते हैं कि ये जो है अपने प्रारंभिक पद के साथ अल्फा कोण से विचलित हो गया और ये बीटा कोण से। तो इस तरीके का जो टक्कर आपको दिखेगा उसको हम क्या बोलेंगे, द्विविमीय प्रत्यास्थ टक्कर। कोई दिक्कत वाला? अब इसमें क्या होता है कि जब तक हमको कोण नहीं देगा, जब तक अल्फा और बीटा का वैल्यू नहीं देगा, हम लोग इसका वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। हेडिंग देंगे, हेडिंग दिया जाए द्विविमीय 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 प्रत्यास्थ टक्कर। हेडिंग देंगे द्विविमीय प्रत्यास्थ टक्कर। इसको अगर इंग्लिश में लिखना हो तो टू डायमेंशनल इलास्टिक कॉलिजन कहा जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि टक्कर के बाद पिंड जो है अपना प्रारंभिक वेग से प्रारंभिक पथ से विचलित हो जाता है, अलग अलग कोण से विचलित हो जाएगा। तो ये अलग अलग कोण से विचलित होगा तो इसको किसमें गति कहेंगे, तल में गति कहेंगे। ठीक है, क्योंकि वो तल होता है। तो थोड़ा सा इसको परिभाषित कर लिया जाए, लिखेंगे, परिभाषित किया जाए, जब जब दो पिंड जब दो पिंड एक दूसरे से जब दो पिंड एक दूसरे से टक्कर के पश्चात दो पिंड एक दूसरे से टक्कर के पश्चात अलग अलग टक्कर के पश्चात अलग अलग दिशाओं में अलग अलग वेग से अलग अलग दिशाओं में अलग अलग वेग से गतिशील हो तो इस प्रकार के टक्कर को गतिशील हो तो इस प्रकार के टक्कर को द्विविमीय अभी लिखा है ना, सामने है, प्रत्यास्थ टक्कर कहा जाता है। द्विविमीय प्रत्यास्थ टक्कर कहा जाता है। द्विविमीय प्रत्यास्थ टक्कर कहा जाता है। हो गया बालक? चलिए अब डायग्राम का बात करें तो डायग्राम आपको दिख रहा होगा। ठीक है, कोई यहाँ θ1 θ2 भी लेता है, कोई अल्फा और बीटा भी लेता है। तो आप कहिएगा कि सर ये क्या है, तो ये आपका u1 है, u1 वेग से आ रहा है, और ये u2 0 है, मार दिए सामने वाले को टक्कर। द्रव्यमान तो वही है, m1 m2 है। अब कहिएगा कि सर ये कितना वेग से गया, तो v1 वेग से गया। ये कितना वेग से आया, तो v2 वेग से आया। तो याद रखेंगे कि ये जो आप ले रहे हैं v1, तो इसके लिए θ1 ये θ2 हो गया। तो अगर कोई तल में होता है तो इसका दो घटक होता है, आपको पढ़ा चुके हैं कि अगर तल में है तब तो इसका दो घटक हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन सा, तो कहिएगा कि सर एक क्षैतिज घटक, ठीक है, एक इधर ले लीजिए, थोड़ा टेढ़ा जैसा दिख रहा है ना जी।
टेढ़ा दिखना नहीं चाहिए। ये कितना था, ये V2 था ना, और ये कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए यहाँ पे तोड़िए तो इसको, जब ये V1 है तो एक घटक इस पर ले लीजिए, नाम बताइए, V1 cos थीटा, थीटा 1। चलिए इसका लंबवत घटक ऊपर कौन होगा, V1 sin थीटा 1। चलिए ये V2 है तो इस पे एक और आएगा, कौन, V2 cos थीटा 2, और लंबवत घटक कौन होगा, V1 के V2। आए, चलिए नाम है बदल दे रहे है ना जी, इतना मेहनत क्या करना है। लीजिए ये A हो गया और ये B, अब बेहतर लग रहा है सर। यहाँ आप लिए थे प्रारंभिक, तो प्रारंभिक वेग वो हो गया, ठीक है, ये B था तो B इसको हम लोग ले लिए। अब देखिए इसमें होता क्या है बालक, होता ये है कि ये इसको संतुलित कर देता है, मतलब कैंसिल आउट कर देता है, ठीक है, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तब परिणामी तो यही हमको दिख रहा है, गति कराने वाला तो यही घटक है, तो बिल्कुल। तो अब यही डायग्राम बना के कैलकुलेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस देखिए इस कैलकुलेशन में इसका फॉर्मूला हम लोग जनरली निकालते नहीं है, इसका रीजन समझ लीजिए। इसमें जो चर राशि होगा, जो चर राशि होगा एक से अधिक होगा। जैसे आप पढ़े होंगे कि x प्लस वाई इक्वल टू 2 दे दिया, ठीक है, x माइनस वाई इक्वल टू 6 दे दिया, कहा गया कि x और y का मान निकालिए, तो आप निकाल लेंगे सॉल्व करके। लेकिन इसमें चरों का संख्या हम बढ़ा दें, ठीक है, इसमें हम कर दें कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 है, ठीक है, इसके बाद दे देंगे x प्लस वाई x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 6 है, फिर एक दे दे x प्लस और कुछ ले लीजिए x वाई जेड है, m ले लिए इक्वल टू 7 है, इस तरीके से। तो बताइए, आप कहिएगा सर इसमें x वाई जेड लिए, x वाई जेड इसमें m ले लिए हैं, ठीक है, तो अभी चर देगा तब ना कहीं सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। चर क्या होता है, जो बदलता हो, अचर क्या होता है, जिसका वैल्यू फिक्स रहे। तो ध्यान देंगे जब चरों का संख्या बढ़ जाएगा तो इस स्थिति में इक्वेशन बढ़ जाता है। अगर आप बीजगणित पढ़े होंगे तो आपको मिला होगा कि अगर 2 अंकों का चर है तब तो आसानी से सॉल्व हो जाता है, लेकिन जितना अधिक चरों का संख्या बढ़ा दे तो याद रखिएगा उतना ही अधिक हमको इक्वेशन बनाना पड़ता है। अब डायग्राम बना लीजिए। और यहां भी संवेग संरक्षण का सिद्धांत निकाल के हम लोग समीकरण बना लेंगे, एक एक्स एक्स के लिए, ठीक है, एक ए के लिए, एक बी के लिए। हो गया अलग। चलो, तो यहां पर कितना घटक में
संवेग वाला फॉर्मूला बनाएंगे। जैसे पहले वाले में एक विमीय था तो आप एक ही बनाए थे, याद है? यहाँ पर दो दो है, एक एक्स अक्ष के लिए, एक वाई अक्ष के लिए, दिख रहा है बालक? तो आपको दो समीकरण बनाना होगा, एक एक्स के लिए एक वाई के लिए। फिर अगर कह देगा कि गतिज ऊर्जा बताइए, काइनेटिक एनर्जी निकालिए, तो एक बिफोर कॉलिजन एक आफ्टर कॉलिजन निकालना होगा। तो अब सुन लीजिए, ये लिखने वाले नहीं है, लैंग्वेज है। तो क्या दिया हुआ है समझिए। माना कि M1 तथा M2 द्रव्यमान के दो पिंड किसी सरल रेखा पर गतिशील हैं। क्लियर है बालक? डायग्राम दिख रहा है। M1 पिंड का वेग u1 है तथा M2 पिंड विराम की अवस्था में है। तो विराम की अवस्था में रहेगा तो क्या कर देंगे, u2 इक्वल टू 0 कर देंगे। जब दोनों पिंडों का साइड टू साइड कॉलिजन होता है, ठीक है, तो एक तो होता है फेस टू फेस कॉलिजन, साइड टू साइड कॉलिजन। आप ऊपर से भी ऐसा क्लिक कर सकते हैं। तो जब इनके बीच टक्कर होता है तो पिंड ए जो है θ1 कोण से विचलित होता है, पिंड बी जो है θ कोण 2 से विचलित होता है। तो इसका वेग का दो घटक होगा, v1 cos θ। किधर? तो आप बोलेंगे सर जिधर एंगल बनता है उधर v1 cos θ, जिधर एंगल नहीं बना है जो कि लंबवत घटक है, कितना होगा, v1 sin θ। क्लियर है? अगर हम बात करें बी के लिए, नीचे वाले पिंड के लिए, तो जिसके साथ एंगल बना है वो कॉस में टूटेगा, कितना होगा, v2 cos θ, और जिसके साथ एंगल नहीं बना है वो साइन में, v2 sin θ। क्लियर है? तो यही हम लोग लिखने वाले हैं। तो आप लैंग्वेज है, इसको एस्केप कर सकते हैं क्योंकि हर बार लिखना है। जितना बार डायग्राम बनाइएगा डायग्राम को एक्सप्लेन करना होता है। तो लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, एक्स अक्ष के लिए संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, एक्स अक्ष के लिए संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से। तो बताइए संवेग संरक्षण के सिद्धांत से क्या होगा, टक्कर के पहले संवेग और टक्कर के बाद संवेग। चलिए बताइएगा। तो क्या लिखे? तो आपने लिखा कि सर टक्कर के पहले संवेग, तो टक्कर के पहले संवेग बताइए m1 u1, टक्कर के बाद संवेग m2 0। क्यों? u2 हमारा 0 था, ठीक है, ये रहा। अब बताइए एक शख्स पे टक्कर के बाद ये वेग कितना हो गया, तो v1 cos θ1। अभी ना लिखे हैं जी, v1 cos θ1, और इसका कितना हो गया, v2 cos θ2। अब देखिए इसी में आपको कितना चर राशि दिख रहा होगा। इसको एक लाइन और बना दे, m1 u1 ये 0 हो जाएगा ना जी, इसको हटा ही दिया जाए। तो m1 v1 cos θ1 प्लस m2 v2 cos θ2, समीकरण 1 लिख लीजिए। ई हो गया x के लिए। अब आप y के लिए भी निकालेंगे। हो गया बालक, ये भी एक तरह का लॉन्ग ही क्वेश्चन है, याद रखिए। बोला जाए, लिखेंगे y अक्ष के लिए संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, y अक्ष के लिए संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से। तो आप खुद देख लीजिए पहले y कहाँ है, यही ना y है जी। तो ये बताइए टक्कर के पहले आपको लंबवत वेग कुछ दिख रहा है, नहीं? कहिए सर टक्कर के पहले तो क्षैतिज वाला था। समझिए टक्कर के पहले y वाला तो यही है, तो क्या इस दिशा में गति कर रहा है ऊपर नीचे? नहीं, तो वेग क्या हो जाएगा, 0।
तो आप कहिएगा कि सर पहले वाला वेग तो हमको 0 ही दिख रहा है, तो देखिए यहाँ निकाल दे रहे हैं। तो ये होगा m1, ध्यान देंगे आप कहिएगा m1 और टक्कर के पहले कोई वेग नहीं है तो 0, आप u1 ले सकते हैं। तो कहिएगा सर लंबवत वाला तो वेग ही नहीं है, तो जब वेग नहीं है और ये m2 लिखेंगे ये भी 0, तो टोटल 0 हो गया। रीजन क्या है कि लंबवत दिशा में ही सबका टक्कर के पहले वेग ही नहीं है, तो आप कहिएगा इसका मतलब 0 0 लिख लेंगे, तो बिल्कुल 0 0 ही लिखेंगे। लेकिन टक्कर के बाद हमको दिख रहा है कौन सा, तो सर ऊपर वाला कौन था, तो v1 sin θ1 था, और एक कौन था बालक, m2 v2 sin θ2। तो अब एक को इधर लाइए माइनस में बना लीजिए, ठीक है, क्योंकि इधर तो 0 है तो कोई इधर आएगा, इसको भी आप ला सकते हैं। तो ये हो जाए कितना, -m1 v1 sin θ1 इक्वल टू m2 v2 sin θ2। अब हमको ये बताइए कि इन दोनों को आप सॉल्व कर सकते हैं। आप बोलिएगा बिल्कुल नहीं सर, सब अलग अलग दिख रहा है, ऊपर cos है नीचे sin है, इधर θ1 है उधर θ2। सॉल्व कब किया जाता है, जब कुछ पद कॉमन रहता है। जैसे अभी तो आपको एग्जांपल समझा रहे थे कि हम x + y = 4 दे दिए और x - y = 2, तो देखिए ना यहाँ पे आप समझेंगे ये दोनों कॉमन है, ये एक पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल, 2x = कितना हुआ 6, तो x = कितना हुआ 3, तब ना निकाले हैं बालक। लेकिन हम लिख दें कि x + y = 6 और m + n = 2, हल कर लीजिएगा। वही है अभी पीछे वाले केस में कि ऊपर दे दिए cos में, नीचे दे दिए sin में, अब निकालिए। तो आप बोलेंगे सर द्विविमीय टक्कर में बहुत सारा चर राशि मिल जाता है, ठीक है, तो उसको हल करने के लिए हम लोग जो मैनुअल मेथड है एक एक निकाल के ही हल करते हैं, जैसे हम भी निकाल रहे हैं, उसमें भी अलग अलग निकाल के ही हल करना होता है। चलिए इसको लिखे तो पहले, अच्छा 1 मिनट, यहाँ एक गड़बड़ हुआ है जी, देखिए तो इसमें हम लोग माइनस बताए हैं, नहीं यहाँ माइनस लेना होगा। देखिए देखो तो यहाँ पे ध्यान देंगे, हम लोग माइनस नहीं लिए हैं, माइनस लेना होगा। कहाँ पर समझिएगा, m2 तो हो गया, लेकिन इन नीचे वाला एक वेग आप नीचे वाला लिए हैं v2, उसमें माइनस देना होगा। क्यों देना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि वेग जो होता है कौन सा राशि है, सदिश राशि, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर प्लस कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर माइनस होगा तो इसको इधर ला दीजिए, ठीक है, इसको इधर लाइएगा, डाटा चेंज हो जाएगा। डायरेक्ट कर दें, प्लस माइनस माइनस कर लीजिएगा, इसको इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा m2 v2 sin θ2, और इधर कितना हो जाएगा बालक, इधर हो जाएगा m1 v1 sin θ1। समीकरण 2। अब ये हो गया आपका संवेग का, एक x अक्ष के लिए एक y के लिए। अब कहिएगा गतिज ऊर्जा निकाल लिया जाए, तो ये बताइए टक्कर का नेचर पढ़िए सबसे ऊपर हेडिंग में, कौन टक्कर है, प्रत्यास्थ टक्कर में ऊर्जा हानि होता है नहीं, तो ऊर्जा हानि नहीं होने का मतलब कि टक्कर के बाद ऊर्जा टक्कर के पहले का ऊर्जा क्या होगा बराबर। पहले इसको निकाल लीजिए, वो भी निकाल ही दे रहे हैं। हो गया बालक, लिखेंगे इसके नीचे गतिज ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से, गतिज ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से, गतिज ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से हो गया। तो ये बताइए गतिज ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से क्या लिख सकते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ,
m1 u1 स्क्वायर और 0। क्यों? वेग 0 है। इसमें आइए, हाफ m1 v1 स्क्वायर और हाफ m2 v2 स्क्वायर। ध्यान देंगे, हम घटक का नहीं निकाल रहे हैं। घटक का निकालिए तब x का अलग होगा, y का अलग होगा। हम लोग v1 v2 का ही निकाल रहे हैं। तो अब 0 हट गया और देखिए सब कॉमन भी हो जाएगा। हाफ कॉमन लेके कैंसिल भी तो करा सकते हैं। इसमें भी हाफ है, इसमें भी हाफ है, इसमें भी हाफ है। तो आप कहिएगा सर हाफ कॉमन ले लीजिए, m1 u1 स्क्वायर, इधर हाफ कॉमन हो जाएगा, m1 v1 स्क्वायर प्लस है कितना है m2 v2 स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा तो कितना रहा m1 u1 स्क्वायर इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। विषय 2 था ना, 3, यहां से यहां तक। ये जो है हमारा गतिज ऊर्जा बराबर किया गया है। क्यों बराबर किया गया है? तो हम जानते हैं कि प्रत्यास्थ टक्कर में तो ऊर्जा का हानि होता ही नहीं। अगर हानि होता तो क्या करते हैं? प्रारंभिक में से अंतिम वाले को घटा लेते। हो गया बालक। बोला जाए, लिखेंगे टक्कर के इस विवरण में, टक्कर के इस विवरण में, टक्कर के इस विवरण में अज्ञात राशियों की संख्या, इस विवरण में अज्ञात राशियों की संख्या अधिक है, अज्ञात राशियों की संख्या अधिक है, अज्ञात राशियों की संख्या अधिक है। अतः इन चरों का मान ज्ञात करना संभव नहीं है। अतः इन चरों का मान ज्ञात करना संभव नहीं है, ज्ञात करना संभव नहीं है। इसके लिए एक अतिरिक्त समीकरण की, इसके लिए एक अतिरिक्त समीकरण की आवश्यकता होती है। इसके लिए एक अतिरिक्त समीकरण की आवश्यकता होती है। क्लियर है बालक? तो अभी आपको ये चीज बताए हैं कि ये तभी सॉल्व होगा जब एक और समीकरण बनेगा तब, और वो भी एक दूसरे से मिलता जुलता पद होना चाहिए, तभी कैंसिल करा के हम लोग निकाल पाते हैं ना, अन्यथा अलग अलग ही सब लिखना पड़ेगा। अगर कोई दो बी में टक्कर दे देगा तो सब अलग निकालना होगा, x का घटक अलग, y का अलग निकालना होगा। क्लियर है? तो इसको हम लोग यहीं पर रोकते हैं।